गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 6 मार्च 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और रोज की तरह कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा तो कि यूक्रेन और रशिया का जो क्राइसिस चल रहा है इसका ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, IMF इसके बारे में क्या कहता है, थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे आपको मैं दूंगा कि ऐसी कौन कौन सी कमोडिटीज़ हैं और क्या जो है ग्लोबल इकोनॉमी में रशिया का यूक्रेन का इंपॉर्टेंट रोल है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नो गुड न्यूज़ फॉर द पाकिस्तान। एक्चुअली ये न्यूज़ जो आपकी आती है ना वो आती है आपकी FATF से, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसने पाकिस्तान को रखा है ग्रे लिस्ट के अंदर में। तो मतलब फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। वे बेचारे उम्मीद कर रहे थे कि शायद हमें इसे बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन उनके लिए अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान के जो बुरे दिन हैं वो बेसिकली अभी कंटिन्यू रहेंगे अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। अगला जो न्यूज़ रहेगी वो रहेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन जुडिशरी। देखिए क्योंकि आज संडे का दिन है तो थोड़ा आज जो है टेक्नोलॉजिकल साइंस एंड टेक और इस तरह की न्यूज़ आ जाती हैं मेडिकल सेक्टर से, तो इसलिए थोड़ा सा हम उसको देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जुडिशरी के अंदर क्या रोल हो सकता है, कैसे वो हमारी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकता है, कैसे जितने सारे केस इंडिया में पड़े हुए हैं जो पेंडेंसी है उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। अगला टॉपिक रहेगा मिलान और वायु शक्ति के बारे में। पुराना टॉपिक है, पिछले हफ्ते में इसको हम लोग 2 बार कर चुके हैं मिलान एक्सरसाइज के बारे में। आज ये क्योंकि कंक्लूड हो गया है, एक्चुअली मिलान एक्सरसाइज होने वाली थी विशाखापट्टनम में, अभी वो ख़त्म हो गई है, समाप्त हो गई है, उसके बारे में इसलिए इन्होंने न्यूज़ में डाला है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। तो जो स्टूडेंट नए वाले हैं जो पहली बार आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, जिन्होंने पहले इस खबर के बारे में नहीं पता किया है उसके लिए है ये, ठीक है। और जो पुराने वाले हैं स्टूडेंट हमारे जो आते हैं न्यूज़पेपर की एनालिसिस देखने रोज़, उनके लिए जो है ये रिवीजन हो जाएगा। कितना अच्छा लगा, कल मुझे 2 बच्चों ने मुझे बोला कि सर कमेंट सेक्शन में देख रहा था मैं, एंड देवर लाइक कि सर हम अपने पेरेंट्स को भी एनालिसिस दिखाते हैं और पिछले 1 हफ्ते से वो लोग देख रहे हैं तो उनकी भी नॉलेज काफ़ी इंप्रूव हो गई है। और एक के तो फादर जो हैं वो उसको अगर वो किसी दिन बच्चा नहीं देखता उसको बोलते हैं कि बेटा आज तुमने एनालिसिस देखी कि नहीं देखी। तो मतलब एक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलता है ना दुनिया के बारे में, ये आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देता है। होना चाहिए आप, मतलब आप सिर्फ इसीलिए नहीं कि आप एस्पिरेंट हो, इसलिए भी आपको पता होना चाहिए कि आप एक एजुकेटेड हो, आप अवेयर हो दुनियादारी के बारे में। क्योंकि आपके आसपास जो दोस्तों जितनी चीज़ें हो रही है ना वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं, और अगर हमें उन्हीं चीज़ों का नहीं पता होगा जो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं तो फिर भैया फिर कोई जीने का कोई मतलब नहीं है। कम से कम उन चीज़ों को तो पता होनी चाहिए जो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं। आगे है दोस्तों न्यू वेरिएंट इज़ अराउंड, मतलब ये भी कोविड-19 के बारे में ही है कि ये जो वेरिएंट नए नए डेवलप होते हैं ये कैसे होते हैं, क्या उनका रोल होता है, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताया हुआ है। मेडिकल सेक्टर इन इंडिया, इसके बारे में आज एक बहुत बड़ा सेक्शन दिया हुआ है हमारे न्यूज़पेपर में, तो इसको थोड़ा करेंगे। हालांकि रिपीटेड न्यूज़ है, पहले इसके बारे में हम लोग अच्छी खासी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन 2-3 पॉइंट मुझे यहाँ पे थोड़े नए मिले, वो आपको मैं बता सकता हूँ। 1-2 टॉपिक हमारे पास और भी रहेगा यहाँ पे, उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेंगे जो कि एडिशनल टॉपिक के अंदर हम लोग काउंट कर सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं, चलिए अभी आज के न्यूज़पेपर के अंदर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर किसी ने लाइक बटन नहीं दबाया तो भैया मैं हो जाऊँगा आपसे गुस्सा, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी लिखना है आप लिखिए, लेकिन मुझे आपकी फीडबैक चाहिए, अच्छी हो या बुरी हो। बुरी फीडबैक को बल्कि मैं ज़्यादा वेलकम करूंगा क्योंकि वहाँ से फिर हमें इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। चलिए दोस्तों लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और करते हैं आज की एनालिसिस की शुरुआत। एक बार देख लेते हैं आज के फ्रंट पेज में क्या दिया हुआ है। फ्रंट पेज में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पुतिन वॉन्स अगेंस्ट इम्पोजिंग एनी नो फ्लाई जोन ओवर यूक्रेन। मतलब ये है ना, जो पुतिन अंकल हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा ही अग्रेसिव हो रहे हैं। इनका कहना है कि ऐसी कोई भी कंट्री जो कि यूक्रेन के ऊपर से नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर देती है, नो फ्लाई जोन का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर से यहाँ से कोई भी प्लेन नहीं गुजरेगा, तो उन कंट्री को भी वॉर के अंदर हम लोग इन्वॉल्व कर लेंगे। उन ऐसा माना जाएगा कि वो कंट्री भी जो है ये रशिया के साथ युद्ध कर रही हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो जो कि ऐसा ऑफ कोर्स उनको बोलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन क्या ही कह सकते हैं, युद्ध के दौरान जब कुछ इस तरह के लीडर्स होते हैं तो फिर इसी तरह के डिसीजन लिए जाते हैं। गवर्नमेंट रीअश्योर्स स्टूडेंट्स स्टक इन यूक्रेन सुमी। तो ये सुमी सिटी है यूक्रेन के अंदर जहाँ पे हमारे 600 से 700 स्टूडेंट वहाँ पे फंसे हुए हैं इस समय। उनको बचाने के लिए कुछ खास उम्मीद उनको नज़र आ नहीं रही है। इनका पानी इनके पास नहीं है, खाने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है।
बस 2-4 बसें जा रही हैं वहाँ पे, जो लोकल वो वहाँ पे चढ़ के बेचारे कहीं जा रहे हैं। समस्या बहुत सारी हैं। सरकार ने इनको गाइडलाइंस दी हैं कि आप किसी शेल्टर के अंदर रहें, ऐसे ना ग्राउंड के ऊपर ऐसे बाहर की तरफ ना खड़े हों, क्योंकि आप कुछ नहीं कह सकते ऐसे मौसम में ये जो माहौल बना हुआ है वहाँ पे, और कोई भी बमबारी भी हो सकती है ना, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा। और बहुत दूर है एक्चुअली, बॉर्डर से 600-700 किलोमीटर दूर है। अब इतना दूर कैसे जाएंगे, वो भी एक बहुत यहाँ पे है। तो सिचुएशन दोस्तों ख़राब है काफ़ी एक्चुअली। चाइना के काफ़ी स्टूडेंट वो भी यूक्रेन में थे, वो भी एमबीबीएस वगैरह डॉक्टरी वहाँ पे करते हैं, लेकिन चाइना ने टाइम से ही एफर्ट ले लिया था और हमारी सरकार ने थोड़ा सा डिले कर दिया, जिसकी वजह से ये थोड़ा इशू हो रहा है। लेकिन अभी कल मेरे ख्याल से रशिया ने और यूक्रेन ने थोड़ा किसी कुछ सिटीज़ में सीज़ फायर डिक्लेयर किया है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वहाँ पे पहुँचाई जा सके, और जो बाहर लोकल जो मतलब जो वहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या और कोई भी हैं बाहर के जो काम करते हैं लोग, उनको वहाँ पे रेस्क्यू किया जा सके, उनको इवैक्यूएट किया जा सके। ये डिक्लेयर तो सिर्फ किया है पेपर के ऊपर, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी कुछ हो रहा है। ग्राउंड में लोग अभी भी कह रहे हैं कि कोई सीज़ फायर नहीं हुआ है, वहाँ पे अभी भी शेलिंग और बमबारी हो रही है, जो कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। लेट्स होप कि हमारे स्टूडेंट, हमारे ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के भी जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, इवन यूक्रेन के लोगों को भी जो है वो सेफली इवैक्यूएट कर दिया जाए। तो ऐसे ही होता है ना, ये पॉलिटिकल लीडर्स की राइवलरी में जो है आम आदमी मारा जाता है। पॉलिटिकल आदमी तो इतने दूर बैठा हुआ अपने ऑफिस के अंदर सेफ में बैठा हुआ है, बंकर में बैठा हुआ है, उसके ऊपर तो कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन जो आम सोल्जर्स होते हैं, जो आम नागरिक होते हैं, सबसे ज़्यादा यही बेचारे भुगतते हैं। तो इसलिए बोलते हैं ना दोस्तों, वॉर में ना कोई जीतता है ना कोई हारता है। अगर वॉर में कोई हारता है तो वो दोनों साइड के सोल्जर्स हैं, दोनों साइड की पॉपुलेशन होती है। तो कोई विनर नहीं होता है, सब इसमें लूजर ही होते हैं वॉर में। तो वॉर तो नहीं होना चाहिए। जैसे कि इंडिया हमेशा बोलता है, डिप्लोमेसी का यूज़ करिए भैया, बातचीत का यूज़ मत करिए, क्योंकि वॉर से आज तक किसी का भला एक्चुअली हुआ है नहीं। FATF रिटेन्स पाक ऑन इट्स टेरर फंडिंग, ये थोड़ा सा मैं आपको अलग से स्लाइड में करवाऊंगा। चलिए देखते हैं क्या पूरा मामला है। IMF वॉर्न्स ऑफ अ सीरियस ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ऑफ कोर्स ग्लोबल इम्पैक्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि रशिया और यूक्रेन जो है वो वर्ल्ड ट्रेड के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ऑफ कोर्स जो रशिया तो है वो आपका क्रूड ऑयल समझ लीजिए, आप नेचुरल गैस समझ लीजिए, उसका एक बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर है। तो रशिया के अंदर जब ये चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली वहाँ की जो ऑयल की सप्लाई है, नेचुरल गैस की सप्लाई है, वो तो इम्पैक्ट हो ही रही है, क्योंकि जो ओपेक कंट्रीज़ हैं वो लोग भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है नहीं सप्लाई को इंक्रीज़ करने के लिए। देखिए दोस्तों, कि टैप नहीं है, कोई ऐसा टूंटी नहीं है कि आपने टूंटी खोली और वो सप्लाई बढ़ गया। इसके लिए बहुत तामझाम करना पड़ता है। वो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, वो तेल के बड़े बड़े कुएँ होते हैं, पूरा सिस्टम आपको शुरुआत करनी पड़ती है। तो एक बार अगर वो बंद हो जाता है तो समझ लीजिए वो कई साल के लिए फिर बंद रहता है। तो रशिया से और यूक्रेन से जो अभी सप्लाई है बंद हो जाएगी, वही तो वो समस्या है। दूसरी समस्या यहाँ पे वीट वाली है ना। तो रशिया और यूक्रेन एक्चुअली बहुत बड़े वीट सप्लायर भी हैं पूरी दुनिया को। तो जब इनकी सप्लाई अभी यहाँ पे होल्ड होगी तो फूड सिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम भी डेफिनेटली होगी। तो कई जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो तो पूरी तरह से वीट जो है वो रशिया के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। या चाइना में पिछले साल जो भी मेज़ को इंपोर्ट किया गया था वो पूरा लगभग 90% से ज़्यादा यूक्रेन से ही हुआ था। तो इन चीज़ों को लेके जो है वहाँ पे चीज़ें होंगी। और एक मेटल है जिसे पलेडियम कहा जाता है। पलेडियम पूरी दुनिया का 50 से 60% पलेडियम जो है वो रशिया के अंदर ही प्रोड्यूस होता है। और पलेडियम दोस्तों एक बहुत ही क्रूशियल एक मेटल होता है, जो कि गाड़ियों के इंजन वगैरह में यूज़ किया जाता है, पोल्यूशन एंड ऑल दैट, उस चीज़ों को रोकने के लिए कुछ काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें तो डेफिनेटली होंगी ही। और उसके अलावा जो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट होगा, रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, वो तो बिल्कुल अलग ही चीज़ है ना। उसका तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नज़र आ ही रहा है पहले से ही, इन्फ्लेशन और वो सारी चीज़ें। तो बेसिकली बात वही है कि ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे ना पूरी दुनिया एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड हो गई है। जैसे हम लोग जिसे ग्लोबल विलेज कहते हैं, है ना, वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करते हैं। तो आज के समय में कोई भी इंडिपेंडेंट कंट्री जो है खुद को सपोर्ट नहीं कर सकती, है ना। ग्लोबल वर्ल्ड है भैया, सप्लाई चेन है। अगर आप ये समझ लीजिए, ये आपका अगर जो मोबाइल फ़ोन है, मान लो एक आईफोन है, आईफोन को बनाने के लिए जो भी सामान आता है ना, वो 130 कंट्री से कंट्री से आता है। तो कहीं से कुछ थोड़ा सामान आता है, यहाँ से डिस्प्ले आएगा, यहाँ से एंटीना आएगा, यहाँ से चिप आएगी, यहाँ से बॉडी आएगी, यहाँ से स्क्रीन आएगी। इस तरह 130 कंट्रीज से मिलके जो है फिर वो सारा सामान जाता है चाइना में, वहाँ पे जाके वो असेंबल होता है।
फिर वहाँ से फिर वो शिप्स के द्वारा जो है पूरी कंट्रीज में दुनिया भर में भेजा जाता है। तो ग्लोबल सप्लाई चेन है, कोई एक कंट्री खुद से कुछ नहीं कर सकती आज के समय में। तो ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा यूक्रेन भी है, रशिया भी है। तो जब पूरा सप्लाई चेन ही गड़बड़ हो जाएगा इससे, तो है ना, तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो कहती है FATF रिटेन्स पाक ऑन इट्स टेरर फंडिंग ग्रुप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आप अच्छे से बहुत बढ़िया से जानते ही हो, 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे रखा गया था, क्योंकि ऐसा पाए गए थे एविडेंस कि पाकिस्तान अपनी कंट्री के बैंकों का यूज़ करके टेररिस्ट फंडिंग करता है और मनी लॉन्ड्रिंग भी होता है। उसके रिएक्शन में इसको ग्रे लिस्ट के अंदर रखा गया था। FATF क्या है आपको बहुत अच्छे से पता है। G7 कंट्रीज़ ने 1989 में इनिशिएटिव लिया था कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जो दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सके। शुरुआत में इसमें मनी लॉन्ड्रिंग थी, लेकिन बाद में इसमें टेररिस्ट फंडिंग को भी ऐड कर दिया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है पेरिस के अंदर। और पहले शुरुआत में तो इसमें कम कंट्री हुआ करती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें 37 कंट्रीज़ हैं। 2010 के अंदर इंडिया को जो है इसका मेंबर बनाया गया था। तो यही पूरा मामला है। और ये कई सारी जो है रिकमेंडेशन देता है। एक्चुअली 49 रिकमेंडेशन दी जाती हैं बाय FATF, और जो कंट्री इनको फॉलो करती है वो उसको जो है हम लोग नॉर्मल लिस्ट में रखते हैं। तो एक्चुअली दो लिस्ट होती है FATF के अंदर, एक लिस्ट होती है ब्लैक लिस्ट, एक होती है ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट वाली वो कंट्रीज को बोला जाता है, देखिए ब्लैक लिस्ट कोई ऑफिशियल नाम नहीं है, ओके। ब्लैक लिस्ट वाली कंट्री को कहा जाता है नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और द टेरिटरीज, जो कि पूरी तरह से मतलब टेररिस्ट फंडिंग को बिल्कुल एक्टिवली करती हैं। एक होता है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट वाली वो कंट्री होती हैं जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जहाँ पे टेररिस्ट फंडिंग होती है, वहाँ की गवर्नमेंट जो है प्रॉपर तरीके से स्टेप्स नहीं ले रही है। तो बेसिकली गवर्नमेंट डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन उसके कंट्री में वो हो रहा है और वो स्टेप नहीं लेते हैं, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान। इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक या दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो उस कंट्री के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकती हैं। इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कम हो सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी उस कंट्री का बायकआउट कर सकती है। भैया सीधी सी बात है, अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग करोगे, अगर आप टेररिस्ट फंडिंग करोगे, तो कौन ही आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करेगा, और ऊपर से आपकी कंट्री की जो इमेज डाउन होगी, है ना, उसका तो क्या ही कहना। तो वो सारी सारी चीज़ें हैं। और भी बुरे दिन चल ही रहे हैं, अफगानिस्तान वाली साइड से भी पाकिस्तान के बुरे दिन चल रहे हैं। ये आपको पता ही है कि थोड़े समय पहले हम लोगों ने अफगानिस्तान के अंदर 50,000 टन वीट भेजा था, है ना, वीट गेहूं भेजा था। काफ़ी समय तक वो गेहूं के ट्रक पाकिस्तान के बॉर्डर पे ही खड़े हुए थे, अटारी बॉर्डर पे, लेकिन फाइनली पाकिस्तान ने उनको अलाउ किया और हम लोगों ने पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान में उनको भेजा। पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान की काफ़ी हेल्प की इस मामले में, काफ़ी फूड सप्लाई वगैरह भेजी। लेकिन 2 दिन पहले अफगानिस्तान के एक बहुत बड़े ऑफिसर ने, वहाँ के मिनिस्टर एक्चुअली वो, उन्होंने बयान देके कहा कि पाकिस्तान से जो गेहूं आया है वो बहुत ही निहायती घटिया क्वालिटी का है, इंडिया से जो गेहूं आया है वो बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का है। तो आप ये समझ सकते हो, आप किसी की मदद कर रहे हो, और मदद भी आप ऐसी कर रहे हो कि जो आपके देश का गला सड़ा जो वीट है वो आप अफगानिस्तान में भेज रहे हो, ऐसा समझ के जैसे बेचारे वो जानवर हैं। तो जैसे ही ये बयान आया तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की हो गई थू थू, है ना, और बेचारे अपना मुंह छुपाते हुए घूम रहे हैं। लेकिन बाद में उस मिनिस्टर को भी जब पाकिस्तान की आर्मी ने बोला होगा ना, उसको बेचारे को उसको रिज़ाइन देना पड़ा। ये सब देख किस तरह की कॉमेडी करते हैं पाकिस्तान वाले। अगली जो न्यूज़ है वो है कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पुट जुडिशरी ऑन द फास्ट ट्रैक। जुडिशरी फास्ट ट्रैक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जल्दी से जल्दी जो है केस का निपटारा किया जाए, जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, और भैया वो केस को जल्दी से जल्दी न्याय मिले जिसको भी वहाँ पे इन्वॉल्व है, उसको कहते हैं फास्ट ट्रैक। तो देखिए हम तो इंसान हैं, इंसान तो अपने हिसाब से काम करते हैं, स्लो काम करते हैं, धीरे धीरे काम होता है, सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं तब जाके काम करते हैं। लेकिन मशीन के अंदर आप क्या होता है, आप प्रोग्रामिंग करिए, उस पर प्रोग्राम फिट कीजिए और वो मशीन अपनी तरह से पूरी स्पीड में काम करती है। तो भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, मशीन लर्निंग का ज़माना है, तो जुडिशरी इससे अलग कैसे रह सकती है? तो क्या हम लोग जुडिशरी में भी इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं? ऐसा सवाल पूछा गया था अभी बजट सेशन में। तो उसके जवाब में जो है मिनिस्टर लोगों ने कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि डेफिनेटली हम लोग मशीन लर्निंग का यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी हम लोगों ने ई कोड प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, 2015 में चलाया था। पहला फेज़ इसका मेरे ख्याल से 2018 में ख़त्म हो गया था, अभी इसका सेकंड फेज़ चल रहा है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे जुडिशल जो कंपाउंड्स हैं वहाँ पे वाईफाई प्रोवाइड करवा रहे हैं, वहाँ पे जो है लेटेस्ट कंप्यूटर प्रोवाइड करवा रहे हैं,
और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं। और तो एक तो चीज़ें ये हो गई। दूसरी चीज़ें मशीन हम लोग क्या करते हैं, अभी हमारे पास मैन पावर है। वो मैन पावर क्या करती है ना, जैसे मान लो कोई ट्रैफिक वाला केस आ गया, कोई मर्डर वाला केस आ गया, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड वाला केस आ गया, दुनिया भर के केस आ सकते हैं। तो अभी इन केस को अरेंज करने की जिम्मेदारी जो है वो ह्यूमंस के पास होती है। तो वहाँ पे हमने लोगों को ड्यूटी पे लगा रखा है, लेकिन ये काम करते हैं काफ़ी स्लो। तो होता क्या है, अगर हम लोग मशीनों का यूज़ करेंगे, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह के केसेस को वो मशीनें बहुत जल्दी से पढ़ सकती हैं और पढ़ने के बाद उनको अरेंज भी कर सकते हैं। तो काम आपका बच गया, समय आपका बच गया, है ना। तो कोविड के समय में भी एक्चुअली काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है। कोविड के समय में इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसने 2 लाख के लगभग हम लोगों ने वर्चुअल हियरिंग किया और हजारों केसेस को हमारे जो जजेस ने सुना और उनका निपटारा किया, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये कोविड के समय में जो मूवमेंट चली है उसको बेसिकली यहाँ पे कंटिन्यू रहने की ज़रूरत है। आर गेटिंग दिस पॉइंट। एक हमारे यहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन है जो इसका नाम है सुवास। सुवास क्या करती है, वो केसेस को ट्रांसलेट करती है। आपको पता है कि हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस जो जजमेंट्स होती हैं वो होती हैं इंग्लिश के अंदर। तो इनको लोकल तमिल में, गुजराती में, हिंदी में इनको जो ट्रांसलेट करने का काम है वो ये एप्लीकेशन करती है। फुल प्रूफ तो नहीं है कि 100%, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक यहाँ पे हेल्प कर देती है। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। कई आपको ग्लोबल एग्जांपल भी नज़र आएंगे, जैसे यूएसए के अंदर अगर आप बोलो, यूएसए के अंदर जो बेल एप्लीकेशन होती हैं वो बेसिकली आजकल मशीनें सुन रही हैं, मशीन्स। तो लेकिन इंडिया में देखिए इतना हम लोग नहीं कर सकते, है ना। इंडिया में इतना तो करना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जज को, अब देखिए जज के सामने तो आपको एविडेंस लेके जाने पड़ते हैं, आई विटनेस लेके जाने पड़ते हैं, सुनवाई करनी पड़ती है। अब ये चीज़ें तो देखो नहीं हो सकती। हॉलीवुड की फिल्मों में हो सकती है, लेकिन रियलिटी में अभी से दूर है। हाँ, लेकिन दूसरी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग मशीन लर्निंग का यूज़ डेफिनेटली कर सकते हैं। आईएफ डिसाइड्स टू पोस्टपोन एक्स वायु शक्ति, ये मैंने आपको बताया था, एक्स वायु शक्ति जो एक्सरसाइज होने वाली थी वो राजस्थान में होने वाली थी, पोखरन में। अभी हम लोगों ने इसको थोड़ा सा होल्ड के ऊपर रख दिया है यूक्रेन क्राइसिस की वजह से। थोड़ी जल्दी ही हम इसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। नेवल एक्सरसाइज देखिए, नेवल एक्सरसाइज मतलब इसमें हमारी नेवी इन्वॉल्व थी। मिलान कंक्लूड्स इन द विशाखापट्टनम, पिछले हफ्ते ये हुई थी और 40 से ज़्यादा कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और विशाखापट्टनम में हुई थी और फाइनली इसको हम लोगों ने कंक्लूड कर दिया है। मिलान एक्सरसाइज के बारे में पहले भी आपको मैं अच्छे से बता चुका हूँ। एक्चुअली पिछले हफ्ते में आपको 2 बार इसके बारे में बता चुका हूँ, है ना। तो वो थोड़ा अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। 1995 में हम लोगों ने इसको शुरुआत की थी। पहले ये पोर्ट ब्लेयर में होती थी, अंडमान निकोबार की कैपिटल में, लेकिन इस बार हम लोगों ने इसको विशाखापट्टनम के अंदर किया है, ठीक है। क्वाड कंट्री भी जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं और यूएसए को और जापान को यहाँ पे सबसे पहले बार ही यहाँ पे एक्चुअली इन्वॉल्व किया गया है। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हो। रशिया भी यहाँ पे आया है और भी सऊदी अरेबिया, और 40 से ज़्यादा कंट्री जो है यहाँ पे आई हैं। उसके अलावा ये तो चलो एक मिलान हो गया। मिलान के अलावा और भी ऐसी कई सारी एक्सरसाइज है जो हम लोग बायलैटरली जो है दूसरे कंट्री के साथ करते हैं। जैसे जीमैक्स हो गया, हम लोग जापान के साथ करते हैं। एक्स डेजर्ट 21 हो गया हमारे पास। इंद्रधनुष हो गया, हमारी एक्सरसाइज होती है जो हम लोग यूके के साथ करते हैं। एक्स डेजर्ट हम लोग जो है फ्रेंच एयर स्पेस फोर्सेस के साथ करते हैं। एक्सरसाइज पिच ब्लैक हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं। ओसीडी नेक्स्ट जो है हम लोग अगेन ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं, ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ। धर्म गार्जियन एंड ऑल दैट, तो ये आप क्लियरली देख सकते हो। बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो हम लोग दूसरी कंट्री के साथ करते हैं। एक लिस्ट मैंने पहले भी आपको दी थी, काफ़ी लंबी लिस्ट थी वो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बायलेटरल एक्सरसाइज, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज हम लोग कौन कौन सी कंट्री के साथ करते हैं। आई होप वो लिस्ट अभी भी आपके पास होगी और आपने उसको रिवाइज किया होगा। जैसे युद्ध अभ्यास के बारे में बताया था आपको, है ना, सीमैक्स के बारे में बताया था आपको। ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो हम दूसरी कंट्रीज के साथ करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है वेरिएंट्स डू नॉट ऑलवेज इवोल्व टू बिकम लेस वायरुलेंट। देखिए इसका मतलब क्या है। हमारे पास पहले था अल्फा भैया, फिर आया हमारे पास डेल्टा, फिर आया हमारे पास ओमिक्रॉन, और इनके बीच में जो है कई छोटे मोटे और भी आए। तो अगर आप इनको देखो ना तो एक चीज़ नज़र आती है, ऐसा लगता है कि जो नए वेरिएंट आते हैं वो पिछले वेरिएंट से ज़्यादा सीवियर नहीं होते। देखिए सीवियरिटी होना एक अलग बात होती है और ज़्यादा ट्रांसमिटेबल होना एक अलग बात होती है, ठीक है। मतलब ट्रांसमिटेबल का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कि ज़्यादा जल्दी से फैलते हैं, तो ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होता है। ये दोनों चीज़ें अलग हैं। तो कोई वेरिएंट वायरस
वो हो सकता है कि ज़्यादा ट्रांसमिट ना होता हो, लेकिन वो एक्सट्रीमली सीवियर यानी कि खतरनाक होता है। जैसे आपका अगर आप बोलो सार्स हो गया, ठीक है, मर्स हो गया, इबोला, इबोला का एक बहुत सही एग्जांपल यहाँ पे हो सकता है। इबोला, इबोला ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं करता है बहुत फास्ट, लेकिन अगर जिसको हो गया तो ये समझ लो 70% से ज़्यादा चांस हैं कि उसकी डेथ होने वाली है। तो इतनी ज़्यादा इसके अंदर डेथ रेट रहती है। तो ये जो वायरस के नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, इनकी सीवियरिटी और इनकी जो है ट्रांसमिशन जो रेट है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो नया वायरस आता है वो कम सीवियर हो, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि जो नया वायरस आता है वो जो है कम डेथ जनरेट करे। तो ये कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बता रखी है। इस पिक्चर के में आप देख सकते हो, थोड़ी सी डेट वगैरह वो सब इन्होंने दिया हुआ है हल्का फुल्का। तो अल्फ़ा, डेल्टा, बीटा, गामा वगैरह वो सब थे हमारे पास, तो उसके बारे में ही थोड़ी बहुत इन्होंने चीज़ें बता रखी हैं। अब आप एक चीज़ देखिए कि जो अल्फ़ा था, ठीक है, अल्फ़ा जिन जिन लोगों को अल्फ़ा हो गया था तो डेफिनेटली उनके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी आ गई थी, है कि नहीं। लेकिन जो डेल्टा आया, तो डेल्टा को अगर फैलना है ना, अगर उसको स्प्रेड करना है तो डेफिनेटली उसको ये नेचुरल जो इम्यूनिटी है इसको बाईपास करना पड़ेगा, और जो नए लोगों को जिनको पहले अल्फा नहीं हुआ था उनको भी इन्फेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो डेल्टा ग्रो करेगा, तभी तो स्प्रेड करेगा। अब लोगों को हो गया डेल्टा, अब डेल्टा से लोगों को आ गई नेचुरल इम्यूनिटी, है ना, नेचुरल इम्यूनिटी आ गई। कुछ लोगों ने जिन्होंने वैक्सीन लगवाई उनके उनके ऊपर अंदर जो है वो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी आ गई। अब काफ़ी ज़्यादा लोग इम्यून हैं, कुछ लोग नेचुरली इम्यून हैं, कुछ लोग आर्टिफिशियल इम्यून हैं। अब आप ये समझ लीजिए डेल्टा के बदले आया ओमिक्रॉन, तो ओमिक्रॉन को अगर स्प्रेड करना है तो नेचुरल इम्यूनिटी को और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को दोनों को बाईपास करना पड़ेगा। तो हर बार जब नया वेरिएंट आता है, अगर उसको स्प्रेड करना है तो उसके अंदर जो है ना ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, तभी तो भैया स्प्रेड करेगा ना, अदरवाइज क्यों स्प्रेड करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मान लो ओमिक्रॉन के बाद एक नया वेरिएंट आया XYZ, XYZ को अगर पॉपुलेशन के अंदर अगर अपने आप को स्प्रेड करना है तो ये जो इम्यूनिटी है जो ओमिक्रॉन से आई है या उसके बाद वैक्सीनेशन हुआ है उसको बाईपास करना पड़ेगा, तभी तो फैलेगा। तो इनका कहने का मतलब ये है कि देखो भैया नया वायरस आता है वो ज़्यादा सीवियर होगा कि नहीं होगा इसके बारे में तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये बात की गारंटी है कि वो ज़्यादा फास्ट तरीके से फैलेगा, उसके अंदर ज़्यादा जो है ट्रांसमिसिबिलिटी होगी, ये बात तो पक्की है। सीवियर होगा कि नहीं होगा ये हमें नहीं पता। तो आपको ये अंदर नेचुरल इम्यूनिटी है या फिर आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है वो उसको ब्रेक थ्रू भी करेगा। देखिए जिन लोगों ने पहले वैक्सीन हाँ, लेकिन एक बात है आपको, एक चीज़ मैं बता दूं कि 2000 अभी मतलब पिछले साल की बात है कि जिन लोगों की डेथ हुई है डेल्टा वेरिएंट से उनमें से 92% लोग ऐसे थे जो कि नॉन वैक्सीनेटेड थे। मतलब बात यह है कि हो सकता है आपके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी हो या फिर आपके अंदर आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हो, उसके बावजूद भी आपको कोविड हो सकता है, लेकिन जो डेथ के चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। 92% लोग वो थे जो मरे हैं ओमिक्रॉन से जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है। इसीलिए भैया वैक्सीन लगवाना है एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो आप जाके लगवाइए। बाकी तो इसके अंदर कुछ और ख़ास मुझे लगा नहीं, इतना ही था। मतलब आर्टिकल का स्पेस इन्होंने काफ़ी दे रखा है, लेकिन इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो घुमा फिरा के इन्होंने यही दे रखी है। यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने बताई है इसके बारे में, देखिए टी सेल और बी सेल ये क्या करते हैं। टी सेल और बी सेल जो है ना वो आपकी बॉडी के अंदर मेमोरी डिवेलप करते हैं। तो फ्यूचर में अगर आपको जब भी वायरस होता है तो इस मेमोरी की वजह से हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडी डिवेलप करती है और हम लोगों को हो जाती है प्रोटेक्शन। लेकिन जो नया वेरिएंट आता है वो टी सेल और बी सेल को भी बाईपास कर देता है, इसलिए तो एंटीबॉडी हमारी बॉडी नहीं बना पाती है। और तो इसमें कुछ खास था नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो दीपक धार जो है जॉन एच ओफील्ड चूजन फॉर द बोल्ट्जम मेडल। तो ये मेडल है, ये दिया जाता है, बस आपको ये थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। किस मतलब जो साइंस के क्षेत्र में या मैथमेटिक्स के जो फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं उनको दिया जाता है। तो दीपक धर जो है वो इंडिया के हैं, इनको इस बार इसके लिए चूज़ किया गया है। और वाई डू इंडियंस गो अब्रोड फॉर द मेडिकल स्टडीज़ एंड मिशन क्रीप ऑन द नाटो एक्सपेंशन, ये थोड़ा सा मैं आपको अलग से करवाऊंगा
चलिए थोड़ा सा पेज नंबर चलते हैं, किसके ऊपर, 13 के ऊपर, 11 के ऊपर। हाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। रिपीटेड टॉपिक है इसलिए मैंने इसको अलग से स्लाइड में बनाया नहीं, ऑलरेडी मैं आपको काफ़ी ज़्यादा स्लाइडें बना के दे चुका हूँ इसके बारे में। मिशन क्रीप ऑन नाटो एक्सपेंशन। ये क्रीप का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्रीप का मतलब होता है जो कि बहुत धीरे 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 ग्रो करता है। वो बारिश के सीजन में होते ही नहीं है कि वो केंचुए निकल जाते हैं, छोटे मोटे कीड़े निकल जाते हैं, वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं। वो तो मतलब वो क्रीप करते हैं। क्रीप उसका मतलब होता है रेंगना बेसिकली। तो नाटो भी जो है वो धीरे धीरे रेंग रहा है ना, क्योंकि पिछले 20-30 सालों में नाटो ने अपने आप को धीरे 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 जो है एक्सपेंशन किया है। पहले नाटो वो वेस्ट यूरोप के अंदर हुआ करता था। धीरे धीरे जब 1991 में रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उसने दूसरी कंट्रीज को भी ऐड करना शुरू कर दिया, है ना। तो ये जो है यहाँ पे पूरा मामला बनता है। देखिए पहले क्या ना दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, जो हमारा जर्मनी है, जर्मनी का जो वेस्टर्न हिस्सा है वो आया यूरोप के अंदर में, लेकिन जो ईस्टर्न हिस्सा आया इसको कंट्रोल कर रहा था यूएसएसआर। तो यहाँ पे तो वेस्ट वाले में तो कैपिटलिज्म था, ईस्ट वाले के अंदर जो है सोशलिज्म था। लेकिन बाद में धीरे धीरे वेस्ट वाला जो है स्ट्रोंग होता चला गया और ईस्ट वाला जो है इकोनॉमिकली काफ़ी वीक होता चला गया, क्योंकि यूएसएसआर खुद काफ़ी वीक हो गया था इकोनॉमिकली उस दौरान। तो जब इसका इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन हुआ रशिया यूएसएसआर का 1991 में और बहुत सारी कंट्रीज से अलग हो गई, तो जर्मनी हो गया एक, है ना, क्योंकि 1990 में जो है जर्मनी की दीवार गिरा दी गई थी, बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट हुआ था वो। इसके बाद फिर हो गया यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन। तो उसके बाद जर्मनी को नाटो के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। नाटो का दोस्तों एक आर्टिकल 5 होता है जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। नाटो का आर्टिकल 5 क्या कहता है? ये कहता है कि भैया नाटो की अगर किसी भी एक कंट्री के पास के ऊपर अटैक होता है तो पूरे नाटो के ऊपर अटैक माना जाएगा। ये आपको यहाँ पर समझने वाली बात है। एक होता है यहाँ पे वर्सो पैक्ट, तो एक तरफ था नाटो, एक तरफ था वर्सो। नाटो के अंदर जो कंट्री थी वो थी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए। वर्सो के अंदर जो कंट्री थी वो थी यूएसएसआर और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, जैसे बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया। अब ये दोनों का चलता था झगड़ा, दोनों ही अपने अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने की कोशिश करते थे। लेकिन जब डिसइंटीग्रेशन हो गया तो रशिया पड़ गया कमज़ोर। धीरे धीरे जो नाटो है जो कि वेस्टर्न यूरोप में था उसने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया ईस्टर्न यूरोप की तरफ। 1991 में उसने चेक रिपब्लिक को, हंगरी को और पोलैंड को, तीनों को मिला लिया। ये तीनों कंट्री पहले वर्सो का पैक्ट हुआ करती थी। अब इससे रशिया को आया गुस्सा, लेकिन बेचारा कुछ कर नहीं पाया क्योंकि कमज़ोर था। 2004 में बुल्गारिया, इस्टोनिया, लातविया, लुथियानिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया को भी ऐड कर दिया। इनमें से भी कई कंट्री जो है वर्सो का पैक्ट हुआ करती थी। फिर 2009 की बारी है, उसमें जो है अल्बेनिया और क्रोएशिया को भी इसमें साइन कर लिया गया। 2017 में जो है मोंटेनिग्रो को साइन कर लिया गया और 2020 में नॉर्थ मैसिडोनिया को भी इसके अंदर बना लिया गया। पहली बात तो ये कि भैया नाटो का झगड़ा चलता था वर्सो के साथ, जब वर्सो ही ख़त्म हो गया तो नाटो का क्या रेलेवेंस है? आपको नाटो भी ख़त्म कर दिया जाना चाहिए था क्योंकि आपके ऊपर से थ्रेट हट गया था। चलिए कोई बात नहीं, आपने नाटो को कंटिन्यू कर ले, वो भी हम लोगों ने बात मान ली। फिर बात आई किसकी? जॉर्जिया की और यूक्रेन की। जॉर्जिया और यूक्रेन को ने जब नाटो में जाने की बात कही, अब तो फिर पुतिन भाई साहब ने बोला कि देखिए एनफ इज़ एनफ, अभी पानी जो है सर के ऊपर से गुजर चुका है, अभी मैं कुछ ना कुछ एक्शन लूँगा। तो कुछ समय पहले जॉर्जिया के ऊपर अटैक किया गया और अभी फाइनली जो है यूक्रेन के ऊपर अटैक किया गया, क्योंकि रशिया एक्चुअली क्या है ना, वो यूक्रेन को बिल्कुल अपना पार्ट मानता है कल्चरली, लिंग्विस्टिकली, हिस्टोरिकली। तो वो नहीं चाहता कि इतना इंटीग्रल पार्ट जो रशिया का है। देखिए पुतिन ने तो साफ साफ कह दिया है कि मैं यूक्रेन को अलग कंट्री मानता ही नहीं, मैं मानता हूँ कि यूक्रेन के लोग वो रशियन लोग हैं, यूक्रेन का कल्चर वो रशियन कल्चर है। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है। अब चलिए ये बात भी हो गई। अब बात ये है दोस्तों कि जब 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उस समय जो है यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, सोवियत लीडर मिखेल गार्बेचेव, इनके साथ जो है अमेरिकन ऑफिशियल्स ने प्रॉमिस किया था, मिस्टर बेकर ने, जो उस समय फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे यूएसए के। और इस प्रॉमिस में इन्होंने कहा था कि भैया चिंता मत करिए, हम लोग नाटो को एक्सपेंड नहीं करेंगे। एक तो उन्होंने किया प्रॉमिस, अब आपको पता है कि जो वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। एक बार जो आपने कमिटमेंट कर दी फिर को आप खुद की भी नहीं सुन सकते हो।
ये जो सलमान भाई का जो डायलॉग है वो हर जगह काम आता है। उसके बाद फिर किया गया एक और अग्रीमेंट जिसे कहा जाता है 2+4। 2+4 का मतलब होता है ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूके। इन्होंने भी रशिया को वादा किया कि हम लोग नाटो को एक्सपेंड नहीं करेंगे, लेकिन अपने वादे पे खरे नहीं उतरे। धीरे धीरे इन्होंने वर्सो कंट्रीज़ को इंक्लूड करना शुरू किया और नाटो ने ईस्टवर्ड एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया। तो ये जो है बनता है पूरे का पूरा मामला। फिर 2008 में जॉर्जिया के ऊपर अटैक किया गया, 2014 में एक क्रीमिया के ऊपर अटैक किया गया और अभी फाइनली 2022 के अंदर यूक्रेन के ऊपर अटैक किया गया। तो ये पूरी कहानी जो है शुरुआत होती है कहीं ना कहीं से, और इस कहानी का आपको पहले पता ही था, तो बस मैंने थोड़ा सा इसको आपको रिफ़्रेश करवाने के लिए, आपकी मेमोरी को ताज़ा करने के लिए थोड़ा बता देता हूँ इंटरेस्टिंग तरीके से। बाकी तो इसमें कुछ खास था नहीं। वाई डू इंडियंस गो अब्रोड फॉर द मेडिकल स्टडीज़? अब ये कोई नया टॉपिक तो है नहीं, सबको पता है कि भैया यहाँ पे इतनी महंगी है पढ़ाई, तो आप कैसे करोगे। और डॉक्टर के प्रोफेशन के साथ जो है प्रेस्टीज जुड़ा हुआ है, और क्योंकि बहुत ऑनरेबल जॉब है। अभी भी आप गाँव वगैरह में कहीं चले जाते हो तो वहाँ पे लोग डॉक्टर को भगवान का रूप समझते हैं, इतना प्रेस्टिजियस एक ये प्रोफेशन है। दूसरी बात, अगर आप एक बार डॉक्टर बन जाते हो तो आप ये समझ लीजिए कि लाइफ लॉन्ग इनकम आपकी इंश्योर हो जाती है। अब आप मान लो प्राइवेट कंपनी में हो, कहीं पे भी हो, सरकारी नौकरी को अगर आप छोड़ दो कुछ केसेस में, अगर आप प्राइवेट नौकरी में हो या अपना बिजनेस करते हो तो लाइफ लॉन्ग इनकम आपकी इंश्योर नहीं है। लेकिन अगर आप एक बार डॉक्टर बन गए तो भैया रिसेशन आए, युद्ध हो, शांति हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपकी इनकम कंटिन्यूस रहती रहती है। इसीलिए डॉक्टर की प्रोफेशन को लेके जो है इतना ज़्यादा क्रेज़ है। बहुत सारी कंट्री में हमारे स्टूडेंट जाते हैं, रशिया, चाइना, यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, फिलीपींस, जहाँ भी मौका मिले हमारे वाले वहीं पे पहुँच जाते हैं। क्यों पहुँचते हैं? वो इसीलिए पहुँचते हैं कि भैया हमारे खुद के घर के अंदर कुछ कमियां हैं। वो क्या कमियां हैं वो देखिए आपको यहाँ से पता चलेगा। 2021 में नीट के एग्ज़ाम का जो फॉर्म है दोस्तों, वो 16 लाख से ज़्यादा लोगों ने भरा, जिनमें से कुछ लोगों ने कि शायद वो तैयारी नहीं रही होगी। जैसे यहाँ पे प्रीलिम्स में लोग फॉर्म भरते हैं, बहुत सारे लोग देते नहीं हैं प्रीलिम्स बाद में। तो 15.4 मतलब 15.5 लाख लोगों ने टेस्ट के अंदर अपीयर किया, ठीक है। इसमें से 8.7 लाख लोगों ने जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जो है वो फिर सारी चीज़ें होती हैं। मतलब जैसे प्रीलिम्स होता है ना, तो वहाँ पे इसी तरह की स्टेजेस रहती होंगी। तो हमारे कंट्री में इस समय आप देखो तो 596 जो है मेडिकल कॉलेज हैं, और लगभग 88,122 जो है MBBS सीट्स हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि इतनी सीटों के लिए जो है 15 लाख से 16 लाख बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो भैया प्रेशर तो है ना, लोड तो है ही, सीट ही इतनी कम है तो भयंकर कंपटीशन है। अब यहाँ पे सभी का नीट क्लियर हो जाएगा ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे जिनको डॉक्टर बनने का सपना होता है वो क्या करते हैं, वो चले जाते हैं दूसरी कंट्री में। एक तो हो गया ये बहुत बड़ा रीज़न। अब हमारी कंट्री की अगर बात करो तो लगभग 50% जो सीटें हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज में हैं, और 50% के लगभग सीटें जो है वो प्राइवेट सेक्टर में हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है दोस्तों वो है बिल्कुल कम, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर मेडिकल अगर आपको 5 साल की MBBS करनी है तो आपका 1 करोड़ या इससे भी ज़्यादा खर्चा आ जाता है। अब भैया 1 करोड़ कौन देगा भैया, 1 करोड़ कोई आसान थोड़ी ना है। लेकिन फिर भी क्रेज़ है लोगों के मन में, लोगों के मन में फिर भी क्रेज़ है। लोग बेचारे ज़मीन बेच के, अपनी दुकान बेच के अपने बच्चों का MBBS करवाते हैं। लेकिन वो तो तभी होगा ना भैया जब आपका नीट का एग्ज़ाम क्लियर होगा, ये भी तो बड़ी बात है। तो अब ये चलो सारी चीज़ें हो गई। अब कॉस्ट की ही सिर्फ एक बात नहीं है, कॉस्ट के अलावा जो है और भी यहाँ पे जो है कई सारी चीज़ें हैं। ये जब बच्चे बाहर से मेडिकल की पढ़ाई करके आते हैं, उसका क्या बेनिफिट मिलता है, वहाँ पे आपकी जो MBBS हो जाती है वो आ जाती है 30 से 40 लाख में। इंडिया में होती है 1 करोड़ में, तो पैसा तो बच ही रहा है। उसके अलावा आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। एक नया कल्चर आपको देखने को मिलता है ना। और आपके नाम के साथ टैग भी जुड़ा होता है कि ये आदमी जो है बाहर से MBBS करके आया है। लेकिन इतना आसान नहीं है। वहाँ से आप अगर 5 साल कोर्स करके आते हो तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आकर सीधा प्रैक्टिस शुरू कर दोगे। एक भैया बहुत टफ एग्ज़ाम होता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन। आप जब इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हो तभी आपको लाइसेंस मिलेगा, प्रैक्टिस कर सकते हो। और मतलब मुझे एग्जैक्टली आंकड़ा नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 70% के लगभग जो स्टूडेंट फॉरेन कंट्री से आते हैं वो इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं, कम से कम पहले अटैम्प्ट में। तो फिर यहाँ पे आके वो इसके लिए पढ़ाई करते हैं। तो क्रेज़ इतना ज़्यादा है डॉक्टरी का
कि वहाँ पे जाते हैं, नया कल्चर जहाँ पे फूड हैबिट्स बिल्कुल अलग होती हैं, वो सारी चीज़ें। तो इसी का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आप सबको पहले से पता है। सोल्यूशन ये आएगा तो भैया पहले तो फीस कम कीजिए, लेकिन ये भी खास सोल्यूशन नहीं है। सबसे बड़ा सोल्यूशन तो ये है कि और ज़्यादा मेडिकल कॉलेज को जो है ओपन करिए। और ये जो मेडिकल कॉलेज है ना हमारी कंट्री में, ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट्स की बात करोगे तो वहाँ पे है ही नहीं। तो पहले तो आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। दूसरी बात, और जो है नए कॉलेज आप ओपन कीजिए। तीसरी बात जो है फीस कम कीजिए। ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। ये एक सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था कि हम लोग कोई छोटा डिप्लोमा टाइप का भी शुरू कर सकते हैं, जिसकी ड्यूरेशन जो है 3 से 3.5 साल रहेगी, है ना। इससे भी हम लोग जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो डॉक्टर हैं, उनकी कमी पूरी कर सकते हैं। इसके प्रोज भी मैंने आपको बताए थे, इसके कॉन्स भी मैंने आपको बताए थे। दोस्तों ये हो गया आज का पूरा मामला, और इसमें मुझे लगता नहीं कुछ न्यूज़पेपर में कुछ खास है। संडे का दिन है तो ज़्यादा लोड भी आपको नहीं दूंगा। कुछ एक्स्ट्रा डिटेल आपको जाननी है तो खुद से आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। बाकी की डिटेल जो मेजर थी वो मैंने यहाँ पे कवर कर दी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन बिना लाइक के बिना नहीं चले दूंगा। लाइक, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जब भी आप देख रहे हो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो ऐड करनी है वो आप बता सकते हो फीडबैक वगैरह में। और अगर आपको हमारा फाउंडेशन कोर्स जो कि हमने फाइनली लॉन्च कर दिया है, वो भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। 30 अप्रैल से शुरू होने वाला है। बहुत ही एक्सटेंसिव, बहुत ही डिटेल्ड और ज़बरदस्त तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो अगर आप आओगे ना, तो इस बात की मैं रिटर्न में गारंटी दे सकता हूँ आपको कि हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं रहेगी। जो प्रॉमिस हम आपको करेंगे वो सब आपके फुलफिल होंगे। हाँ, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। रास्ता आपको दिखा दिया जाएगा, मटेरियल आपको दिया जाएगा, डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। मेहनत आपकी है, एम आपका है, सक्सेस आपकी है, और सर्विस पूरी कंट्री की है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।